हेलो एवरीबॉडी, सिलेक्शन विद जीत यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है भाई। तो आज हम अपनी सेकंड क्लास कंटिन्यू करेंगे भाई। जो कल आप जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उन सभी को बता दूं कि भी कल से हमने सिलेक्शन विद जीत यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बैच मतलब साइंस का शुरू कर दिया है भाई। यहाँ पे आपको कुछ बच्चों के डाउट भी थे, वो कॉमेंट कर रहे थे कल की वीडियो पे कि भाई क्या साइंस का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा या हमें प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक लेनी पड़ेगी या किसी टॉपिक के लिए कौन सी बुक लेनी पड़ेगी। तो आप सबको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल भी आपको किसी बुक की किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। एक एक टॉपिक यहाँ पे आपका क्लियर किया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पिछले 10 से 12 साल के यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन तो कराए नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी मेन मेन क्वेश्चन होंगे मतलब वो कराए जाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे बता केवल इतना कह रहा हूँ कि आप एक बार मतलब थोड़ा पेशेंस रखो 4-5 दिन का। जैसे हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं अब सेल कोशिका, जैसे ही ये टॉपिक अपना कंप्लीट होगा ना 4-5 दिन के अंदर, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी बुक खुद उठा लेना। ठीक है, ऑनलाइन कुछ भी किसी भी बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, कोई भी क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 4-5 दिन आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे डाइवर्ट मत हो छोटी छोटी बातों को लेके, मतलब अपने दिमाग में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो कि भाई हमें प्रीवियस ईयर के लिए बुक कौन सी लेनी। अरे भाई पहले अपना टॉपिक क्लियर करो ना, अपना सिलेबस कवर कर लो। आपका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेबस कवर करना। आपका सिलेबस कवर है तो आप बुक बुक में कुछ अलग चीज़ें नहीं होती भाई, कोई भी बुक हो। ठीक है, और कोई बुक ऐसे ख़राब नहीं होती। ठीक है, सब अच्छी बुक होती हैं, लेकिन बात यह है कि भाई आप सिलेबस तो एक ही है ना। ठीक है, हम जैसे अब साइंस शुरू करेंगे। ठीक है, कल से हमने कर दी है फर्स्ट क्लास, आज सेकंड क्लास है। ठीक है, तो साइंस के अंदर मान लो हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, केमिस्ट्री है, रासायनिक विज्ञान है। ठीक है, फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। तो तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो तो फिक्स है ना। तो जब सिलेबस फिक्स है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके साथ प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गए क्वेश्चन, तो बाकी बचा ही क्या है। ठीक है, बाद में आप कोई भी बुक किसी भी क्वेश्चन के बुक के क्वेश्चन लगा सकते हो, न कोई बुक लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बार बार बोल रहे हो कि हमारे पास ये पीडीएफ नहीं है। अरे पीडीएफ ये तो भाई मेरी टाइम की बाउंडेशन है। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं खुद की पीडीएफ बनाऊँ उसके लिए। ये तो बस एक बनी बनाई परमार सर की पीडीएफ मिल गई तो इसका यूज़ कर लिया। ठीक है, बाकी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये इसी पीडीएफ से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भाई, इस वजह में बिल्कुल भी नहीं रहना। ठीक है, एक चीज़ देखो आप नोट करना अब। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे नोट करना 1 मिनट। यहाँ देखो, ये जो चैप्टर है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 9th क्लास का है भाई। ठीक है, ये 9th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये 11th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, और जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है ना, ये 11th क्लास का चैप्टर है ये भी। ठीक है, अब एक बात सुनो, जीवन की मौलिक इकाई, ये चैप्टर है 9वीं क्लास का। कोशिका जीवन की इकाई, ये है 11वीं क्लास का। और कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन है, ये भी 11 क्लास का, 11th का। ठीक है, अब एक बात सुनो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना, उसमें हमेशा बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। एक बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर होगा जब भी वो किसी एग्जाम को बनाता है ना, वो कभी भी ये नहीं देखता भाई वो कोई बच्चा है 4 साल से कोचिंग ले रहा है, इतनी महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो जा रहा है, इन चीज़ों से उसको डीपली किसी चीज़ की कितनी नॉलेज है, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। एग्जामिनर जो एग्ज़ाम बनाता है ना, वो जो गवर्नमेंट स्कूल से किसी ने 10th क्लियर कर दी तो उस बच्चे के लिए भी बनाता है। आप एचएसएससी ग्रुप डी लेके चलो। ठीक है, एचएससी ग्रुप डी क्या मांगता है आपसे, केवल 10th पास मांगता है। ठीक है, तो इसका जो पेपर बनेगा ना, जो एग्जामिनर बनाएगा, तो वो उस बच्चे को कंसीडर करके बनाएगा जिसने गवर्नमेंट से 10th क्लियर कर ली है। ठीक है, वो उन बच्चों के लिए नहीं बनाएगा जो 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से किसी भी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ऑनलाइन पेड कोर्स लेके वो। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको केवल ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस दुविधा में आप मत फंसो कि भाई हमें बुक्स कौन सी लेनी है। ठीक है, कितने टॉपिक करने हैं। दूसरी बात, आप बार बार बोल रहे हो कि जीत भाई ने तो कोई भी टॉपिक कराया एक क्लास में करा दिया, अच्छी बात है भाई एक क्लास में करा दिया, लेकिन उनसे भी आप बात कर लेना। ठीक है, सब्जेक्ट का फ़र्क पड़ता है।
ठीक है? यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो अलग है, ठीक है? उन्होंने जो सब्जेक्ट कराए उनके अलग है, ठीक है? कराने को मैं अब सेल टॉपिक है, कोशिका टॉपिक है, एक क्लास में ही ख़त्म कर दूँ, ठीक है? लेकिन उससे सच्चाई मेरे को तो सच्चाई पता है ना भाई, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है? मेरे को उस चीज़ की सच्चाई पता है कि भई ये एक प्रकार से धोखा है आपके साथ, ठीक है? एक अगर कोई और ऐसी तो भैया ऐसा कंटेंट तो यूट्यूब पे है ही ना, हर जगह है, ठीक है? आप कोई भी किसी भी टॉपिक को सर्च कर लो, इन वन वीडियो लिख देना लास्ट में, ठीक है? तो वो कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो प्रोसेस अपनाएँगे ना, यहाँ पे जो अपना मतलब साइंस को जो कैसे कंप्लीट करेंगे, साइंस के अंदर 3 सब सब्जेक्ट हैं, कल ये सारी बातें हो चुकी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ठीक है? सबसे पहले हम बायोलॉजी को लेके चल रहे हैं, जीव विज्ञान। कोई नया बच्चा जुड़ा है, उसको बता रहा हूँ भाई कल हमने एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं हम पहले, ठीक है? ये सेकंड क्लास है, तो जब भी कोई बच्चा अगर पहली बार देख रहा है, तो सेकंड क्लास देख रहा है, तो पहले अपनी पहली क्लास को कंप्लीट करो, ठीक है? उसके बाद सेकंड क्लास शुरू करना। आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि हम कैसे-कैसे कंप्लीट करेंगे। हम सबसे पहले भाई बायोलॉजी, जैव विज्ञान को कंप्लीट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, जैसे हमने कोई भी एक टॉपिक उठाया, आपको सबको पता है, एक बार अगर किसी ने पढ़ रखा है, ठीक है? कोई नया बच्चा है, किसी ने केवल 10th ही की है, तो उसने 9th 10th तो पढ़ी है, ठीक है? जैसे कोई भी एक टॉपिक होता है ना, वो बाकी चैप्टर से मतलब बाकी टॉपिक से रिलेटेड होता है। मान लो हम सेल ही उठाएँ, अब मैंने आपको अभी दिखाए थे कि भई 2 क्लास के, एक 9th के, 2 चैप्टर ये 11th के हैं, ठीक है? ये 9th का है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड हैं बिल्कुल। लेकिन जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें क्वेश्चन तो बेसिक पूछे जाएँगे, ठीक है भाई? 10th पास माँग रखा मान लो हरियाणा ग्रुप डी में, इसका मतलब ये नहीं है कि भई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है कभी भी। प्रीवियस ईयर दिखाऊँगा ना आपको, बिल्कुल दिखाऊँगा कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यही कंटिन्यू आगे बढ़ता है, बस क्लास चेंज हो जाती है, थोड़ा उसका टॉपिक का पैटर्न आगे बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भई हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे भई, जैसे हम कोई भी एक टॉपिक उठाएँगे, ठीक है? जैसे हमने अब सेल और कोशिका उठा रखा है, ठीक है? तो सेल और कोशिका के अंदर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं, जैसे 11th का है, वो 2 चैप्टर मतलब पढ़ेंगे, केवल बेसिक चीज़ें। आपको यहाँ पे केवल वो चीज़ें कराई जाएँगी, मान लो भई इस पीडीएफ के अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, तो उसको आपको ये नहीं सोचना ये तो पीडीएफ से बाहर है, परमार सर की पीडीएफ से बाहर है, तो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है भाई, सच्चाई है और इस बात में, ठीक है? आप वीडियो भाई देखो, क्लास लो ना लो, अब वो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से करो, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो। लेकिन भाई मैं तो बिल्कुल सच्चाई से बात बताऊँगा, ठीक है? जो क्योंकि मैंने ये चीज़ें देख रखी हैं, नोट कर रखी हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि भई हम बिल्कुल बेसिक करेंगे, और बेसिक बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही क्या, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक, कल हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है? जो भी पार्ट पढ़ा था, कम पढ़ा था, कुछ भी पढ़ा था, उसको है ना आप देखो एक बार रिपीट करेंगे, और फिर मैं आपको है ना उसके 4 से 5 क्वेश्चन दिखाऊँगा एक बार, ठीक है? क्योंकि हम एक बार कंप्लीट टॉपिक करेंगे ना, मान लो सेल कोशिका है, 4 दिन बार कंप्लीट हो गया, 4 क्लास में अगर कंप्लीट हो गया, तो 5वें दिन हमें प्रीवियस ईयर लगाएँगे ना, तो हमें पहले दिन की भी चीज़ें रिपीट होंगी, दोबारा याद होगी। कल कोई क्लास की थी, आज सेकंड क्लास है, उसको रिपीट करेंगे, उसको दोहराएँगे, ठीक है? तो बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। कल मैंने कमेंट भी किया था कि जब भी आप मेरी क्लास देखो ना भाई, आपके हाथ में कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि भाई इम्पोर्टेंट चीज़ें ही नोट कराऊँगा, केवल वो चीज़ें नोट कराऊँगा जो प्रीवियस ईयर से मैं पूछी गई हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट है भाई वो, ठीक है? जिनके 90% चांस है कि वही चीज़ें पूछी जाएँगी, ठीक है? तो आप इस बात का ध्यान रखना कि भई अपनी कॉपी और पेन अपने हाथ में ज़रूर रखना। कल हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, हम एक बार देखो उसको रिवाइज़ करते हैं। कल हमने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि भई सेल कोशिका होती क्या है? हमने पढ़ी थी कि भई ये जीवन के निर्माण खंड होता है भाई। कल हमने एक बिल्डिंग का और एक हमने शरीर बॉडी का एग्ज़ाम्पल लिया था। तो ये सब चीज़ें आपको देखो, कल अगर जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी तो पिछली क्लास का आपको हर चीज़ पता होना चाहिए भाई। मैं केवल जल्दी-जल्दी उसको रिवाइज़ कराऊँगा। तो सेल कोशिका की बात की जाए तो वो क्या है? जीवन का निर्माण खंड है, जीवन की मौलिक इकाई है, जीवन की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है। ये जल्दी-जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि भई ये कल सारी चीज़ें डिटेल में हो चुकी। अब इंग्लिश वाले बोल रहे हैं कि भई ये पीडीएफ हिंदी में क्यों? मैं एक-एक चीज़ आपको देखो, अब जीवन के निर्माण खंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। जीवन की मौलिक इकाई है, इसका मतलब क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है? जीवन की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हमें पता चल गया भाई, ठीक है भाई, सेल होती क्या है? सेल
जीवन की मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, हमें ये चीज़ पता चल गई। तो भाई अब अगली बात आती है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी, साइंटिस्ट के नाम, जो कल मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें कल डिटेल में हम कर चुके। सबसे पहले साइंटिस्ट था, कौन था, मतलब रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, बार्क ऑफ ट्री मतलब जो पेड़ की छाल होती है उससे उसने मतलब सेल को डिस्कवर किया था, जो एक डेड सेल थी। डेड सेल अगर किसी ने डिस्कवर की तो लिविंग भी की जाएगी, लिविंग की जाएगी तो वो किसने की थी, एंटन वन ल्यूवेनहुक ने की थी। एंटन वन ल्यूवेनहुक ने कैसे की थी, वो पौंड तालाब के अंदर पास चला गया, वहाँ पे उसका माइक्रोस्कोप था, उसने वहाँ पे बैक्टीरिया को देखा, बैक्टीरिया को जब ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें क्या गया, उसने मतलब सेल दिख गई, वो लिविंग थी, क्योंकि वो बैक्टीरिया एक लिविंग है, ठीक है, तो वो लिविंग सेल होगी। भी लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी, ल्यूवेनहुक ने। बिल्कुल ऐसे चीज़ें आपके टिप्स के पे याद हो जाएंगी, बस मैं जो बोल रहा हूँ ना वो चीज़ें आप करते जाओ, कि भाई एक कॉपी पेन हाथ में रखो, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। कल हमने पढ़ा जैसे साइटोलॉजी, लॉजी का बताया था कि भाई लॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टडी करना, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। साइटो का मतलब होता है सेल, तो सेल की स्टडी कर दी, सेल का अध्ययन कर दिया तो हो गया साइटोलॉजी। जल्दी जल्दी रिपीट करा रहा हूँ भाई, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में हो चुकी हैं, ठीक है। दूसरा, कोशिका का जो लेटिन में वर्ड के अंदर जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, कि छोटा कमरा, लेटिन शब्द के अंदर, लेटिन भाषा के अंदर। दूसरी, कोशिका की खोज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया आपको, कि भाई एक रॉबर्ट हुक ने की थी, फिर ल्यूवेनहुक ने की थी। एक टर्म आई थी कल, न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक। केंद्रक की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल, ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पी फॉर पुरकिंजिकल बताया था, प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजी ने की थी। सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगली चीज़ है वही साइंटिस्ट के नाम है, इनको देख सकते हो। अगली एक चीज़ आ गई थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सबसे पहले जो दी थी वो स्केल्डियन और सवॉन ने दी थी। स्केल्डियन और सवॉन ने ये बोला था कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे पशु हैं, वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है। उन्होंने केवल ये बात बताई थी कि मौलिक इकाई है, ये बात हम पहले भी बता कर चुके, ठीक है। अगली एक साइंटिस्ट आया, रूडोल्फ विर्चू। रूडोल्फ विर्चू ने क्या बताया कि जितनी भी सेल्स होती, नई सेल्स बनती, वो अपनी पहली वाली सेल से ही बनती हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला थ्योरी उन्होंने दी थी। इसी चीज़ का ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि नई कोशिकाएं अपनी पहली कोशिका से ही बनती है। सबसे बड़ी जो सेल होती है, ठीक है, सबसे बड़ी सेल होती है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, मतलब किसी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें जो है सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी की बात की जाए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। सबसे बड़ी, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी सेल मतलब ओव्यूम। ओव्यूम मतलब फीमेल एग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये चीज़ें हम पढ़ चुके कि सबसे छोटी सेल क्या होती है, वो मानव शरीर के अंदर स्पर्म, शुक्राणु होता है भाई। अगली चीज़ की अगर बात की जाए पुरुषों के अंदर, हाँ, सबसे ये इंपॉर्टेंट एक और है कि भाई सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो सेल होती है वो क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन के अंदर होता है, हमारे दिमाग के अंदर होता है। ये जल्दी जल्दी रिपीट करा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। अगली जो चीज़ हम करेंगे वो करेंगे कि भाई, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि भाई सेल होती क्या है, ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। आगे हम जो अब बात करेंगे वो बात करेंगे कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी सेल को देखते हैं तो उसका एक पार्ट हिस्सा आता है सबसे बाहर की तरफ, वो होता है मतलब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंग्लिश वाले ध्यान दें, हिंदी वाले अगर बात की जाए तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये बिल्कुल थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। थिन मतलब पतला, इलास्टिक मतलब लचीला, फ्लेक्सिबल मतलब रिश्तेदार होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई ये, कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, मतलब जिंदा होती है, सजीविका होती है, मतलब सबसे बाहरी, सबसे बाहर की तरफ होती है। तो मतलब ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी। कल एग्जांपल लिया था कि कोई भी स्टेडियम है, ठीक है, तो उसके बाउंड्री कौन डिसाइड करेगा, जब हम कोई उसके बाहर की तरफ कोई बाउंड्री कर देंगे तो उसी से तो उसका साइज़ का पता चलेगा। तो ये साइज़ डिटरमाइन करने में भी वो उसकी हेल्प करती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बनी किस चीज़ की होती है, जिनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका की जो झिल्ली होती है किस चीज़ की बनी होती है, तो ये लिपोप्रोटीन, लिपिड और लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है, लिपिड और प्रोटीन। कल बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उन चीज़ों के बारे में। एक प्रकार का फैट ही है, ठीक है, और इसके साथ प्रोटीन, तो इस चीज़ की बनी होती है। ये तो एक नॉर्मल सेल की जब बात करें। दूसरी बात आगे चल के हम पढ़ेंगे, सेल दो प्रकार की, एक जिसे प्लांट सेल, ठीक है, और एक होगी एनिमल सेल।
एनिमल, एक पशुओं में और एक पौधों में। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे ना एनिमल सेल, क्योंकि हम किस ह्यूमन बींग्स मानव हम किस चीज़ के अंडर आते हैं, एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल के अंदर आएंगे तो हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमारी जो सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका, हमारी जो कोशिका है, कोशिका की जो झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, वो किस चीज़ की बनी हुई है। तो हमारी जो बनी हो रही है ना, वो बनी हुई है भाई फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स। जैसे नॉर्मल अगर सेल की बात करें तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है वो बनी हुई है लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। लेकिन इसमें हमारी अगर बात की जाए ह्यूमन बींग्स की, तो उसकी बात उसके अंदर आ जा बस सेम है, लिपोप्रोटीन है। जैसे लिपिड और प्रोटीन तो होगा ही, उसके साथ फॉस्फोरस लग जाएगा तो फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे फॉस्फोलिपिड की ऐसे लेयर होंगी। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की, और इसके अंदर क्या घुसे होंगे, ऐसे लिपिड मतलब फैट और प्रोटीन मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होंगी। ठीक है, मान लो ये एक दो फॉस्फोलिपिड की मान लो ये लेयर है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसे क्या है, प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन इसके अंदर घुसे हुए हैं लेयर के अंदर। तो ये जब ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ये आज का एक नया पॉइंट है भाई, कि ह्यूमन बींग्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, मतलब जो वो किस चीज़ की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, ये एक आज का नया पॉइंट है, बाकी सब कुछ हम रिवाइज कर रहे हैं जो कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगली जो दो चीज़ें आई थी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमने टाइम लेके मतलब आपको समझाई थी मैंने, कि भाई एक तो था डिफ्यूज़न, ठीक है, विसरण, ठीक है, और एक था ओस्मोसिस। ठीक है, दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने कहा था कि ओस्मोसिस जो जो टर्म होती है ना भाई, कि ओस्मोसिस आपको बस ये समझना कि जो ओस्मोसिस शब्द होगा ना, वो केवल तब यूज होगा जब पानी का बहाव हो रहा हो, कहीं ना कहीं से भी हो रहा हो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन बहाव किस चीज़ का हो रहा होना चाहिए, पानी का। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हिज हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम हिज हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हो चुकी कि भाई हाई कंसंट्रेशन यानी कि जहाँ पे मान लो एक बीकर है ये, ठीक है, ये गिलास है, इसमें पानी ज़्यादा है और एक गिलास इसमें पानी बस कम है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोल देंगे क्या, ओस्मोसिस। ठीक है, क्योंकि ओस्मोसिस जो शब्द है ना भाई, ये जब पानी का फ्लो होगा ना उसी के लिए डिसाइड है, पानी के अलावा कुछ भी है। मान लो भाई मैं बोल दूँ सॉइल के कण है, सॉइल पार्टिकल हैं, ठीक है, सैंड के हैं, शुगर के हैं, ठीक है, चीनी है, सोल्ट है, कि कोई भी पानी के अलावा कुछ भी ले लो आप, कुछ भी इस दुनिया में जो भी है पानी के अलावा, उसका अगर फ्लो हो रहा ना, उसकी आइकन मैं बोल दूं भाई, यहाँ पे एक कटोरी है, ठीक है, उसके अंदर नमक रखा है बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पे एक कटोरी है, उसके अंदर नमक है बहुत कम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नमक कम है इस कटोरी के अंदर, यहाँ पे कम, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएगा इसका मतलब, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। लेकिन ये फ्लो किस चीज़ का हो रहा है, ट्रांसफ़र किस चीज़ का हो रहा है, नमक का। नमक क्या है, पानी के अलावा है, कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन पानी के अलावा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन बोल देंगे भाई। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आपको कि भाई पिछली क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी नया स्टूडेंट है, बार बार बोल रहा हूँ कि भाई उसको एक बार पिछली क्लास ज़रूर चेक करनी है। हाँ, एक कल ये लास्ट में हम ये एग्जांपल ले रहे थे, ये वो बात हो गई थी कि भाई CO2 नॉर्मल सी बात है, जैसे ह्यूमन बॉडी हमें क्या, लिविंग मतलब जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना और क्या चाहिए, आवाज़, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, खाना और ऑक्सीजन चाहिए, खाना और ऑक्सीजन चाहिए। तो नॉर्मली जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो CO2 आती कहाँ से, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, उन बहुत सारी सेल्स ने, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया है, उत्तक बनाया है, टिश्यू बनाया है, बहुत सारी उत्तक ने मिलके क्या बनाया है, अंग बनाया है, ऑर्गन बनाया है, बहुत सारे ऑर्गन ने मिलके क्या बनाया है, हमारी पूरी बॉडी, मानव शरीर बना दिया है। ठीक है, तो जो सेल होती है ना, जब उसके अंदर उसको क्या चाहिएगा, एक तो फूड चाहिएगा, एक उसको ऑक्सीजन चाहिएगी, तो ऑक्सीजन वो अंदर लेती है और बाहर CO2 छोड़ती है। कैसे छोड़ती है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे वो फूड अंदर लेती है, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में आएंगी हमारे। ठीक है, तो CO2, हाँ ये बात बता रहा था मैं कि CO2 जो बाहर निकलती है ना, एक किसी कोशिका से, किसी सेल से, कोशिका से जो CO2 बाहर आती है, CO2 बाहर जो आएगी वो किस प्रोसेस के थ्रू आएगी भाई, विसरण प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इसको हम ऑस्मोसिस तो बोल ही नहीं सकते। बताओ क्यों नहीं बोल सकते ऑस्मोसिस, यहाँ CO2 ज़्यादा है ना, क्योंकि अंदर CO2 ज़्यादा है, बाहर है
ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन आ रही है अंदर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ CO2 तो होगी नहीं, यहाँ ज़्यादा से बाहर की तरफ। इसको ओस्मोसिस क्यों नहीं बोल सकते, जल्दी बताओ एक बार। तो ओस्मोसिस इसलिए नहीं बोल सकते ना भाई, क्योंकि ओस्मोसिस जो टर्म होती है वो केवल फ्लो ऑफ वाटर के लिए होती है। पानी का फ्लो हो ना तब केवल यूज कर सकते हैं, बाकी हर जगह हम डिफ्यूजन यूज करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो भाई ये बात है, यहाँ तक कल हमने ना बिल्कुल क्लियर कर लिया था, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो जो कल पढ़ा था, ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने रिपीट करा दिया। अब इसी से रिलेटेड है ना, मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, हम कोई भी एक टॉपिक करेंगे, ठीक है, टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है, इतना भी। दूसरी, क्या हम डिटेल में पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, डिटेल में क्यों पढ़ेंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर केवल बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, बेसिक हम क्लियर करेंगे। और ये चीज़ है ना कि भाई हम कहीं डिटेल में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कल बार बार कमेंट आ रहे थे कि भाई ठीक है, क्लास तो अच्छी करा रहे हो, लेकिन एक वीडियो में करा दो, ओनली इन वन वीडियो। अरे भाई, ओनली इन वन वीडियो तो जब करा देना जब वो टॉपिक उस जैसा हो, ठीक है। अब आपको पागल बना दूँ, बेवकूफ़ बना दूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी चार टर्म को मिस कर दूँ, चार टर्म को कट का सॉल्यूशन करा दूँ, मतलब आपके सामने, ठीक है, और लिख दूँ वन वीडियो, थंबनेल लगा दूँ, तो उससे कौन सा क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो, न तो यहाँ पे हमें कुछ भाई, देखो आपको सबको पता है भाई, जो ये चैनल है, ठीक है, सिलेक्शन विद जीत, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, ठीक है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। मैं आपसे कभी ये बोलूँगा कि भाई मेरी वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, आपको नेगेटिव कमेंट करने जो भी करना आपकी मर्जी है भाई, लेकिन जैसा हो ना, मतलब जैसी आपको क्लास लगे वैसा आप रिव्यू दे देना, ठीक है। आपको समझ आए तो बता देना, अगर नहीं समझ आए तो आप ये बताना कि भाई हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, इस टॉपिक में दिक्कत आई है, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। कल जैसे इस स्क्रीन, अरे भाई पहली बार क्लास रिकॉर्ड की है, ठीक है, और भाई टाइम बाउंडेशन है, सच बताऊं तो टाइम इतना है नहीं, ठीक है, कि अपनी PDF बनाई, इन चीज़ों में टाइम चाहिए। तो बात बस ये है कि इन छोटी मोटी बातों के लिए कि भाई PDF ढंग से नहीं दिख रही थी, ये नहीं हो रही थी, मतलब ये आप एक प्रकार से अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो भाई, जो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अपने फोकस करके अपना टॉपिक क्लियर करना है और ध्यान देना है टॉपिक पे। तो कल यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, दूसरी ये बात बता रहा हूँ कि भाई कोई भी चीज़ हम डिटेल में नहीं करेंगे, जब हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना, जैसे मैं तो केवल आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई आप मेरी पूरी बायोलॉजी कराऊँ, उसके साथ रहो, केमिस्ट्री कराऊँ, फिजिक्स कराऊँ, ठीक है, जीव विज्ञान कराऊँ, रासायनिक विज्ञान कराऊँ, भौतिक विज्ञान कराऊँ, आप हमेशा मेरे साथ रहना, वीडियो देखते रहना, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, 4-5 दिन है ना, पेशेंस से, ठीक है, पेशेंस रखो, और 4-5 दिन है ना, केवल एक टॉपिक कंप्लीट होने दो। टॉपिक का नाम है सेल, जिसका नाम है कोशिका, ठीक है, इसको कंप्लीट होने दो। ये कंप्लीट होने के बाद है ना, बस प्रीवियस ईयर आप खुद से लगाओगे, ठीक है, मेरे को तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद बोलोगे, जैसे क्वेश्चन दिखेगा खुद बोलोगे। लेकिन इसके लिए दो कंडीशन है भाई। दो कंडीशन क्या है? जब भी आप वीडियो देखो, ठीक है, तो एक कॉपी, ठीक है, कल मैं कमेंट कर कर के भी थक गया, कॉपी और पेन अपने साथ रखना। दूसरी चीज़ है, जब भी नेक्स्ट वीडियो देखो, मतलब नेक्स्ट क्लास देखो, तो उससे फर्स्ट वीडियो, मतलब उससे पहले वाली वीडियो आपको रिवाइज होनी चाहिए भाई। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि भाई आपको बार बार कोई रिवाइज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो आप। मेन, एक बार मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास, ठीक है भाई। स्टार्टिंग में क्या है, 1-2 दिन है ना, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है, बाकी 2-3 दिन में सब कुछ मतलब स्मूथली हो जाएगा, लेकिन आप भी थोड़ा इसमें कोऑपरेट करना, ठीक है। एक बार आप वो क्वेश्चन देखो जो कल हमने किए है ना, एक बार उसको देखो, जैसे 5th नंबर का क्वेश्चन देखो, और आपको ये देखो कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है SSC CGL 2023 के अंदर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पढ़ो कि क्या है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। अब ये देखो, हमने ये जो चीज़ है, कम से कम 10 बार मैं ये बात बोल चुका कल से, ठीक है, कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, कि भाई सेल है, कोशिका है। तो ये आंसर हो गया डी, कोशिका। इससे अगला क्वेश्चन,
ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखना। ठीक है, अब कुछ भूल गए होंगे। ठीक है, अब देखना। कल मैंने बताया कि ये सेल है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है भाई। बिल्कुल सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर। ठीक है, मैंने बिल्कुल, मेरे को खुद याद है, तो आपको तो रहना ही चाहिए। मैंने एक चीज़ बताई थी, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, बस वही तो आंसर है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो इसमें बताओ भी इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समान संरचना संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हो? ठीक है, कल बिल्डिंग का, बॉडी, शरीर का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, उसमें भाई, और कम से कम 4 से 5 बार इसको रिपीट कर सका हूँ। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे? ऊतक बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ये वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, हिंदी वालों को तो सब समझ आ रहा है, इंग्लिश वाले सुन लो। ठीक है, कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड। यही बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बिल्कुल सेम है, उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको हम ग्रुप बना होगा सेल्स का, तो हम उसको भाई टिश्यू कहेंगे। ठीक है, टिश्यू मतलब ऊतक। ठीक है, तो ऊतक इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि भाई, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें है ना, जो ये पीडीएफ मान लो 17 क्वेश्चन बच गए, 3 हो गए तो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा, और आप खुद करोगे। ठीक है, जैसे ये 3 क्वेश्चन हो गए ना, ऐसे ही ये 17 के क्वेश्चन बाकी भी होंगे। ठीक है, आगे देख लो, एक दो क्वेश्चन और हैं। जैसे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका के तरल पदार्थ के लिए जीव द्रव शब्द गढ़ा था? ठीक है, P4 प्रोटोप्लाज्म, P4 पुरकिंजे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अब ये बताओ, इनमें क्या मुश्किल, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। ठीक है, कोशिका के भीतर कौन सा द्रव्य मैट्रिक्स भरा हुआ होता है? ठीक है, वही है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, एक ये क्वेश्चन है भाई, ये आप क्वेश्चन के साथ भी कर सकते हो, बाकी ये आगे आएगा भी। जैसे जो सेल होती है ना, इसकी हमने बात कर ली सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन पर किस चीज़ की बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, तो थोड़ी देर पहले बताइए, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। मतलब इसके साथ बस फॉस्फोरस और जुड़ जाए तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड की बनी होगी, लेकिन किसके अंदर? मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब ये बोल रहा है कि भाई जो लिपोप्रोटीन है, तो मैंने बताया था लिपिड प्लस प्रोटीन है, तो इसमें लिपिड मतलब क्या बताया था? फैट बताया था। ये बोल रहा कि फैट कितना है और प्रोटीन कितना है, तो इसमें प्रोटीन की बस थोड़ा ध्यान रख लेना कि 75% अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स 75% के 75% प्रोटीन होता है। तो इसमें ऑप्शन में बस 75 ढूंढना, कहाँ आएगा? 75 ए के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक, देखिए ये आ गया। सबसे ऊपर यही चीज़ पढ़ाई थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किस वस्तु का अवलोकन करके कोशिका की खोज की थी? ये पूछ रहा है कि भाई जो रॉबर्ट हुक ने, है ना, मतलब किसकी हेल्प से, मतलब देखो अब थोड़ा सोचो। रॉबर्ट हुक ने की थी भाई डेड सेल। डेड सेल कहाँ होगी? बार्क ऑफ ए ट्री, मतलब छाल। तो छाल मत कोर्क। ठीक है, कोर्क का टुकड़ा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब ये जो बाकी क्वेश्चन है ना, ये एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी और एक एक क्वेश्चन आपका होगा। अब ये बताओ, जो जितने भी अलग अलग एग्जाम के अंदर ये पूछे गए हैं, लगभग क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल के, जीडी के, मतलब सारा ये क्वेश्चन है, और बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ पे देख लो, एक दो क्वेश्चन और है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इंग्लिश वाले सुनो, किसकी बात कर रहा है ये? सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। तो अभी देखो, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ो। यह कोशिका यूलोज से बनी हुई है, तो यह कोशिका यूलोज बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आगे हम चल के बढ़ेंगे कि भाई जो सेल वॉल, चलो उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमें नहीं पता नहीं है भाई ये, मतलब ये इसका उत्तर नहीं है। यह सभी पदार्थों के लिए परागमय संरचना, ये बोल रहा कि जो ये सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, कोशिका झिल्ली होती है, ये
तरीके के पदार्थ को अंदर घुसने देती है, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, कल भी मैंने बताई थी कि ये बिल्कुल सिलेक्टिव परमिएबल होती है भाई, बिल्कुल संरचनात्मक, मतलब बिल्कुल कुछ मटेरियल को, केवल फूड वगैरह को ये एंट्री देती है। ठीक है, पानी वगैरह को ये एंट्री नहीं देगी। ठीक है, तो ये तो ये बोल रहा है कि सभी पदार्थों को एंट्री दे देगी अंदर, तो ये बिल्कुल गलत है। यह लचीला होता है और कोशिका के अनेक पदार्थों को ग्रहण करने में सक्षम होता है, लचीला, इलास्टिक। ठीक है, तो ये बात तो इसने सही कह दी कि ये लचीला होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कोई मुश्किल थोड़ी ना। अभी इसमें से देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी जिले की विशेषता। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, 12 नंबर और 14 नंबर सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड अणु की दृढ़ता जिसमें प्रोटीन, अब ये यहाँ पे जो बात कर रहा है ना, ये एनिमल सेल की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें हर जगह इसने क्या किया है, कोलेस्ट्रॉल की बात की गई है। ठीक है, आगे और थोड़ा डिटेल में, लेकिन अब मैंने पहले ही बता दिया था कि जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, कि लिपिड प्लस प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस जुड़ जाए तो वो एनिमल सेल होती है। तो इसके अंदर जब आप देखोगे ना, तो फॉस्फोलिपिड अणु की द्रव्यता जिसमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल अंतर्गत होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा। मतलब बस बात बतानी, ये सारे क्वेश्चन है ना दोबारा सोल्व कराए जाएंगे, वन से लेके जितने भी ये क्वेश्चन होंगे डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के होंगे। लेकिन आज केवल ये बताना था कि जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, केवल वही चीज़ें। अब ये पूरी पीडीएफ देखो, लास्ट में है ना आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कल हमने क्लास में जो पढ़ा ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई जो आ गया हो और हमने वहाँ छोड़ दिया हो या फिर नहीं पढ़ा हो। ठीक है, एक एक चीज़ है बिल्कुल। ये फॉस्फोलिपिड थी। ठीक है, ये मैंने अभी इसलिए पहले बता दी क्योंकि यहाँ पे मैंने टिक कर दिया था कि भाई इसी के साथ कम से कम याद रह जाएगी, क्योंकि लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, लिपिड प्लस प्रोटीन की। इसके साथ फॉस्फोरस ऐड कर देंगे तो बस ह्यूमन बींग की बन जाएगी, एनिमल सेल की बन जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये चीज़ भी दोबारा आएगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन करेंगे ना, उससे पहले ये चीज़ एक बार और रिपीट हो जाएगी। आज फिर अब हम आगे की क्लास, सेकंड क्लास शुरू करते हैं भाई। ठीक है, शुरू करेंगे तो ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की बात की जाए तो ओस्मोसिस बताई दी फ्लो ऑफ वाटर के लिए यूज होगी। ठीक है, अब सेकंड क्लास आज यहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई, मेन। ठीक है, सेकंड क्लास में आज हम मेनली जो चीज़, जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलयन के बारे में। विलयन, विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है भाई। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये इसलिए है क्योंकि देखो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हम कोई भी टॉपिक करेंगे ना, तो उसको एक ही रिलेटेड जो टॉपिक होगा एक ही साथ करने की कोशिश करेंगे। अब जो सॉल्यूशन है ना, जो विलयन है, ये हम रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी की मतलब जैविक विज्ञान के अंदर भी पढ़ेंगे। हाँ, तो वही हो। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये इसलिए है विलियन, क्योंकि वो ये बायोलॉजी के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर दोनों चीज़ों के अंदर आएगा। दोनों चीज़ों के अंदर आएगा तो हम क्या करेंगे, मतलब एक ही जगह है, मतलब इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोबारा जब आएगा ना तो हम बिल्कुल हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। और कोई भी सॉल्यूशन कैसे बनता है, जैसे मान लो मैंने ये गिलास लिया। ठीक है, गिलास लिया और इसमें पानी ले लिया। ठीक है, पानी ले लिया और इसमें क्या कर ली, मैंने 2 चम्मच इसमें शुगर डाल दी, चीनी डाल दी। ठीक है, चीनी डाल दी तो वो इसके अंदर घुल गई। ठीक है, इसके अंदर डिजोल्व हो गई। डिजोल्व हो गई तो ये क्या बन गया, जो यहाँ पे जो शुगर थी मतलब चीनी थी, वो एक प्रकार का क्या थी, विलय थी। वो क्या थी, किसका काम कर रही थी, सोल्यूट का काम कर रही थी, शुगर। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या रह गया, सॉल्वेंट, विलायक। विलायक कौन था, मतलब पानी था, वाटर था। ठीक है, वाटर हो गया। ठीक है, तो इस सॉल्वेंट ने, विलायक ने और विलय ने मिलकर क्या बना दिया, विलियन बना दिया। तो मैंने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ने मिलकर सॉल्यूशन बना दिया। अब ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है, विलियन की बात कर रहा है कि ये 3 प्रकार के होते हैं भाई। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हाइपरटोनिक की बात करेंगे, मतलब अल्पपराशरी सॉल्यूशन, मतलब अल्पपराशरी विलियन की बात करेंगे भाई। ठीक है, मतलब जब भी बात की जाए अल्पपराशरी विलियन मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो इसके अंदर क्या होता है भाई, देखो जब भी आपको है ना, जब भी दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक। ठीक है, अल्पपराशरी या अतिपराशरी। ठीक है, आइसोटोनिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बिल्कुल सेम हो जाता है, ये आपको अपने आप समझ आ जाएगी अगर ये दो पे ध्यान दोगे। तो दो पे ध्यान दोगे तो इसके अंदर क्या होता है कि हाइपर, हमें क्या देखना, हाइपर, हाइपरटोनिक मतलब अल्पपराशरी के अंदर हमें किसको कंसिडर देखना है, हाइपर को। हाइपर,
हम बोलते हैं वो ज़्यादा हाइपर हो गया, मतलब वो ज़्यादा गुस्सा हो गया, इसका मतलब कोई चीज़ क्या है ज़्यादा। अब हम किसको कंसीडर करेंगे, विलय को। हम विलय को लेके चलेंगे हमेशा, सोल्यूट को। ठीक है, जब भी सोल्यूट ज़्यादा हो गया, ठीक है, सोल्यूट ज़्यादा हो गया, यहाँ पे सोल्यूट कौन था, दोबारा बताता हूँ एक बार। ठीक है, एक गिलास लिया, उसमें हमने पानी लिया, उसके अंदर 2 चम्मच हमने शुगर ऐड कर दी, तो शुगर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, विलय हो गया। ठीक है, और पानी क्या था, सोलवेंट था, विलायक था। ठीक है, और ये सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिलके, मतलब चीनी इसके अंदर घुल गई पानी के अंदर, इन दोनों ने क्या बना दिया, विलियन बना दिया, मतलब सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सोल्यूट विलय ज़्यादा होगा। मान लो इसके अंदर चीनी ज़्यादा होती और पानी कम होता, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता, हाइपरटोनिक अल्पराशरी। अल्पराशरी विलियन वो विलियन होगा जिसके अंदर क्या होगा, विलय ज़्यादा होगा। ठीक है, सोल्यूट ज़्यादा होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर मोर देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे सॉल्वेंट से। मतलब अल्पराशरी विलियन वो विलियन होगा जिसके अंदर क्या होंगे, विलय ज़्यादा होंगे विलायक से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझना। ठीक है, यहाँ पे मैंने पानी लिया, वो सेम एग्जांपल है भाई। ठीक है, यहाँ पे पानी लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने यहाँ से शुगर डाल दी। ठीक है, शुगर इसके अंदर डिजोल्व हो गई। ठीक है, वैसे तो दिखेगी कहाँ जब डिजोल्व हो गई। ठीक है, पानी के अंदर डिजोल्व हो गई, तो यहाँ पे जो शुगर थी ना, शुगर थी, शुगर जो थी वो क्या थी, विलेय थी, सोल्यूट थी, और पानी क्या था, सोलवेंट था। ये सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं, सोलवेंट विलायक। ठीक है, विलायक था। इन दोनों, अब ये दोनों डिजोल्व हो गए तो इन्होंने क्या बना दिया, विलियन बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया एक। ठीक है, तो ये बात थी, इन दोनों ने सॉल्यूशन बना दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो शुगर है ना, या ये जो शुगर है ये ज़्यादा है। ठीक है, और जो पानी है, वाटर है, ये कम है। ठीक है, तो इसी चीज़ को तो हम बोल रहे हैं कि विलय जब ज़्यादा होगा विलायक से, तो उसी को तो हम अल्पराशरी विलयन बोल रहे हैं। कि इन दोनों से जब ये ज़्यादा हो, सोल्यूट ज़्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो, तो वही तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाए कि भाई यहाँ मैंने पानी लिया एक गिलास में, ठीक है, और ये पानी ज़्यादा है, लेकिन अब की बार जो शुगर डाली ना, शुगर जो डाली वो कम डाली। ठीक है, वो तो वो भी डिजोल्व गई, लेकिन वो कम थी, यहाँ पे ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब विलय कम हो गया और वाटर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ऑपोजिट हो गया उसका। ठीक है, जब पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोल देंगे हाइपोटोनिक, अति पराशरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है, अब आपको समझ में भी आ गया होगा, देख भी लिया आपने एक बार। ठीक है, अब आप यहाँ पे यहीं पे कंसीडर करना। हमने पढ़ा भाई सबसे पहले हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर हमें पता है कि भाई विले ज़्यादा होगा, इंग्लिश वाले सोल्यूट ज़्यादा होगा, सोलवेंट कम होगा, विलायक कम होगा। समझ आ गई, ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक ये रहा भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, इन्होंने क्या किया, एक सेल को, ठीक है, इन्होंने वैसे आरबीसी कंसीडर कर रखी है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल इन्होंने कंसीडर कर रखी है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि भाई आरबीसी को इसके अंदर डिप कर दिया इस सॉल्यूशन के अंदर। मान लो एक बिकर लिया, एक गिलास लिया, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने एक सेल लैब में क्या किया, सेल उसके अंदर डाल दी। सेल अंदर डाल दी तो हमें पता कि जो ये सॉल्यूशन है या हाइपरटोनिक है, अल्पराशरी है, अल्पराशरी है, तो इसके अंदर क्या होगा, विलय ज़्यादा होगा, विलायक कम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, पानी कम था, इस सॉल्यूशन के अंदर पानी कम था, कम था ना, सॉल्वेंट क्या है, विलायक, विलायक कम था। तो यहाँ पे कम है, इसका मतलब क्या है, सेल के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, सेल के अंदर ज़्यादा है तो क्या हो गया, सेल में से सारा पानी फ्लो कर गया बाहर की तरफ, फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, पानी बह गया सारा सेल से बाहर, सेल से बाहर बह गया तो सेल क्या हो गई, सिकुड़ गई। ठीक है, सेल क्या हो गई, सिकुड़ गई हुई।
क्योंकि एक सेल है जिसके अंदर पहले पानी भरा होता है, उसमें से पानी निकाल दिया तो वो क्या हो गई, सिकुड़ गई। ठीक है, तो ये सिकुड़ गई, तो इसी को हम बोल देते हैं श्रंकन ऑफ सेल, सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ना, सिकुड़ जाती है, ये लिख रखा है हिंदी में। इंग्लिश में देखना तो ये रहा श्रंकन। ठीक है, इसका उल्टा कर दिया जाए। ठीक है, उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो गया, उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा सॉल्यूशन की बात करेंगे अब। ठीक है, उसका उल्टा होगा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, अति पराशरी। ठीक है, जिसको अब तक भी बिल्कुल समझ नहीं आया ना, देखो एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, फिर से बिल्कुल बेसिक से आएगा। देखो, हमने एक गिलास लिया। ठीक है, गिलास के अंदर हमने क्या लिया, पानी लिया। ठीक है, पानी के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमने इसके अंदर चीनी डाल दी। ठीक है, शुगर, चीनी, ठीक है, इतना तो समझते हो ना। और ये वाटर, पानी है। ठीक है, तो पानी जो है वो तो यहाँ पे क्या है, विलायक, सोलवेंट। ठीक है, शुगर क्या है, सोल्यूट, विलय। इन दोनों मिलके ये इसके साथ मिल जाएगा, दोनों मिलके शुगर इसके अंदर, चीनी जो थी पानी के अंदर घुल गई और घुल के एक सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन का नाम ही हम क्या कह रहे हैं, विलियन। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलके इन्होंने विलियन बना दिया। तो ये तो समझ में आ जानी चाहिए ये चीज़ आपको, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना देंगे, विलय और विलायक मिलके विलियन बना देंगे। इससे आगे अब जो बात करेंगे टाइप की हम बात करें हाइपोटोनिक, क्योंकि हाइपोटोनिक तो हम कर चुके। हाइपोटोनिक केस में क्या हो जाएगा, बस हमने इसमें पानी लिया था। ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक केस में क्या हो जाएगा, कि जो हमने शुगर डाली ना, शुगर, चीनी, वो तो कम है इसके कंपैरिजन, पानी के कंपैरिजन में पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है, पानी क्या था, सोलवेंट था, विलायक था। ठीक है, तो विलायक ज़्यादा हो गया, और जो विलय था, सोल्यूट, वो कम हो गया। ठीक है, ये कम, ये ज़्यादा, इसका मतलब इसके अंदर अब ये क्या करेंगे, एक सेल डालेंगे। ठीक है, इन्होंने सेल डाल दी भाई, लेकिन यहाँ पे बाहर की तरफ क्या है, अब की बार बाहर की तरफ पानी ज़्यादा है, बाहर की तरफ पानी ज़्यादा है, अंदर कम है, तो पानी कहाँ से फ्लो करेगा, ज़्यादा से कम की ओर, तो इसके अंदर पानी घुस जाएगा। पानी घुस जाएगा तो इसको और ज़्यादा फुला देगा। फुला देगा तो क्या हो जाएगी, स्वोलन रेड सेल, मतलब फूल जाएगी। बिल्कुल आसान टर्म में, इससे आसान और क्या होगा भाई। ठीक है, अब देखो, एक बार फिर लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हम बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, जीव विज्ञान के अंदर भी पढ़ेंगे, रासायनिक विज्ञान के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, हम जो बात कर रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं हम विलियन को, सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन की कैसे बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। सोल्यूट मतलब विलय, सॉल्वेंट मतलब विलायक, विलय और विलायक मिल गए तो उन्हें विलियन बना दिया। विलियन बना दिया तो अब ये बोल रहा है कि विलियन तीन प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अल्पराशरी, अतिपराशरी और समपराशरी। ठीक है, अल्पराशरी के अंदर क्या होगा, अल्पराशरी के अंदर क्या हो जाएगा, जो विलय होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा। जो विलय होगा ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है, तो अल्पराशरी के अंदर ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया तो मतलब सॉल्वेंट कम हो गया, मतलब विलायक कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, पानी कम हो गया, उसके अंदर पानी कम है। ठीक है, उसके अंदर पानी कम है। ठीक है, उसके अंदर पानी कम है, इसका मतलब सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, ज़्यादा की बाहर की तरफ, यानी कि सेल के अंदर ज़्यादा था तो वो बाहर की तरफ निकल गया, इसका कारण वो सिकुड़ गई, तो वह क्या हो जाती है, सेल सिकुड़ जाती है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक के अंदर क्या हो जाता, हाइपोटोनिक के अंदर सॉल्वेंट, विलायक ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक जो बीकर लिया था, जो गिलास लिया था, उसके अंदर पहले से पानी ज़्यादा है। ज़्यादा है तो सेल के अंदर क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो वो अंदर घुस जाएगा उसके। ठीक है, अंदर घुस जाएगा तो उसको फुला देगा, वह क्या हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी। तीसरा प्रकार का होता है आइसोटोनिक, समपराशरी, जिसके अंदर विलय और विलायक दोनों बराबर होते हैं। तो विलियन जो होगा, मतलब ऐसा विलियन जिसके अंदर विलय और विलायक समान होंगे, तो उसके अंदर नो चेंज, मतलब कोई चेंज ही नहीं आएगा। जितना पानी इसके अंदर रहेगा सेल के, उतना ही बाहर रह जाएगा। तो इसका मतलब सॉरी, ये तो आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब नॉर्मल सेल, जो सेल जैसी सेल रखेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, वो वैसी ही रह जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, किसी को नहीं समझ आए तो पीछे करके एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जल का ऊंचा सहायता से निम्न सहायता की ओर संचलन, ये देखो जल का,
तो बात किसकी हो रही है? वाटर की। तो इसीलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। कोशिका प्रसारण के माध्यम से पानी को अवशोषित करती है। ठीक है, मान लो कोई कोई भी एक सेल है, हम बताया था ना कि भाई कोई भी एक सेल होती है, सेल को क्या चाहिए? फूड चाहिए। ठीक है, और ऑक्सीजन चाहिए। फूड प्लस वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी, फूड जाएगा, पानी जाएगा। ठीक है, तो ये पानी किस प्रोसेस के थ्रू लेती है अंदर? तो ये लेती है भाई ओस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, और इससे पहले हमने बताया था कोई एक सेल होती है वो CO2 बाहर छोड़ती है डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, क्योंकि पानी के केस में पानी अंदर जा रहा, पानी के केस में हम ये शब्द यूज कर सकते हैं, ओस्मोसिस। ठीक है, कम से कम 10 बार बता चुका कि ओस्मोसिस जो शब्द है तभी यूज कर सकते हैं जब किसकी बात हो रही हो? फ्लो ऑफ वाटर की, पानी के फ्लो की बात हो रही हो। ठीक है, कईयों को लग रहा होगा भाई ये चीज़ें बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है? भाई देखो, सब आप जितने इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, बात वही है, बेसिक से एक बार कराना पड़ेगा। ठीक है, सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, डिफ्यूजन भी हो गया हमारा, ओस्मोसिस भी हो गया। ठीक है, अगली जो बात करेंगे हम, वो जो बात करेंगे वो करेंगे हम अब सेल वॉल की। ठीक है, कोशिका की भित्ति की। जैसे कोई भी एक सेल है, ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, बताया था कि भाई कोई भी सेल होगी उसके न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके भी बाहर एक कवरिंग आ गई है जिसको हम बोलेंगे कोशिका भित्त। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल। ये बाहर वाली है भाई, ये बाहर वाली। ठीक है, सेल वॉल। ठीक, तो हम सेल वॉल की बात करेंगे। तो जो सेल वॉल है ना, मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि हम जो सेल है ना, दो के अंदर कंसीडर करें, पढ़ेंगे आगे चल के, एक प्लांट सेल और एक होगी एनिमल सेल। मतलब एनिमल के अंदर ये मान के चलो, खुद को कंसीडर किया करो, जब भी एनिमल की बात हो ना तो खुद को माना करो कि भाई हम इसके अंदर आते हैं, तो हम खुद को पशु हो। ठीक है, तो एनिमल सेल की जब जब भी हम बात करते हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल, यानी कि जो प्लांट की सेल होती है ना, केवल उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो मेरे को ये बताओ कि जो ये सेल होगी एनिमल की, इसके बाहर ही जो लेयर होगी ये क्या होगी? तो फिर मान लो यहाँ पे तो प्लांट सेल के अंदर तो मैंने बता दिया कि भाई सेल वॉल होती है। ठीक है, मान लो ये सेल वॉल होगी इसकी, तो प्लांट सेल की तो। ठीक है, तो ये बताओ कि इसके बाहर जो है ये ब्लू वाली, मतलब ये जो है ये क्या है? फिर ये जो कवरिंग है, ठीक है, तो आपको जवाब देना चाहिए क्या क्या है। ये तो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली है, और क्या है? क्योंकि इसके बाहर कोशिका भी तो हो नहीं सकती, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली तो इसके अंदर भी है, लेकिन इसके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग आ गई। ठीक है, आपने देखा ना कि भाई जो पेड़ होता है, मान लो कोई भी रूट से ऊपर, मतलब उसकी स्टेम जाएंगी या जो भी, मतलब ये वाली जो स्टेम ऊपर की तरफ जाती है किसी भी ट्री की, तो ये कितना ज़्यादा हार्ड होता है, स्टोर होता है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल हार्ड कठोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेल वॉल है भाई उसके बाहर की तरफ, चारों तरफ, मतलब उसकी जो बार्क होगी, छाल होगी, उसकी जो सेल्स होंगी उनके बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, इसलिए वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, अपना कोई भी ऑर्गन देखो, सेल तो उसके अंदर भी है, वो इतना ज़्यादा हार्ड थोड़ी ना है, क्योंकि सेल वॉल तो है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई ये, कोई ऐसा नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे चल के आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल मेन करेक्टरिस्टिक है, यानी कि मेन पॉइंट है प्लांट सेल का। ये केवल प्लांट सेल, मतलब मेन बात ये है कि एनिमल के अंदर नहीं पाई जाती, बस ये बात ध्यान रखना। बाकी तो पाई जाती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। ये पॉइंट बिल्कुल याद होना चाहिए आपके, मतलब। ठीक है, अब वही चीज़ें यहाँ पे क्या है भाई लिख रखी हैं। ठीक है, केवल पादप कोशिका में मौजूद होती है। ठीक है, मतलब केवल प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगी। दूसरी ये हार्ड होती है बहुत ज़्यादा। दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की जब हमने बात की थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की, वो लिविंग थी, जिंदा थी, लेकिन ये क्या है? नॉन लिविंग है। इंग्लिश वाले ध्यान दे, एक एक चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इसीलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। नॉन लिविंग है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से
परागमय है, मतलब ये बिल्कुल सेपरेट है, आउटर कवरिंग करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, दूसरी बात की जाए, जैसे ये कोई प्लांट सेल है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि भाई ये सेल तो है, कोशिका तो है, लेकिन ये किसकी है? पौधे की है। ठीक है, पौधे की कोशिका है। पौधे की कोशिका है तो ये किस चीज़ की बनी हुई है? जैसे बात नहीं कर रहे थे पहले कि भाई कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, तो लिपोप्रोटीन की बनी है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी है। एनिमल्स की अगर बात की जाए तो वो किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की बनी है, इनके उसके लिपोप्रोटीन के साथ फॉस्फोरस भी ऐड कर दिया जाए। वैसे ही प्लांट सेल है, प्लांट सेल की, ठीक है भाई, लिपोप्रोटीन की मतलब सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन उसके बाहर प्लांट सेल के अंदर एक चीज़ और भी तो आ गई, वो चीज़ आ गई सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो ये किस चीज़ की बनी हुई है? तो ये बनी होती है भाई सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका आकार निर्धारित, नॉर्मल सी बात है, हार्ड होगी। ठीक है, कोई कल भी बताया था कि कोई क्रिकेट का स्टेडियम है, जब उसकी हम कोई बाउंड्री करेंगे, देखो आप एक क्रिकेट का स्टेडियम देखना, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई क्रिकेट का स्टेडियम है, इसके अंदर क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो जो वो बाउंड्री होती है ना, ठीक है, जिसको क्रॉस करने के बाद मान लो 4 रन 6 रन मिलते हैं, जो बाउंड्री होती है जिसके पास फील्डर खड़े होते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसको तो आप कंसीडर कर लो एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी तो उसको तो आप कोशिका झिल्ली मान लो। ठीक है, वो तो प्लाज्मा झिल्ली है। और जो बाहर जो बोर्डिंग होल्डिंग होती है ना, एक मान लो बाउंड्री तो यहाँ ख़त्म हो गई, उसके बाहर भी तो होल्डिंग होती है ना, यहाँ छोटे बच्चे बैठे होते हैं कोई बॉल पकड़ाने के लिए। ठीक है, तो जो बाहर ये होल्डिंग होती है, इसको आप क्या कंसीडर कर लो? सेल वॉल। लेकिन केवल किसके केस में? प्लांट के केस में। एनिमल, अगर मैं ये बोल दूं एनिमल की सेल है, तो आपको तभी बोलना चाहिए एनिमल की सेल हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप बात कर रहे हो सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की, लेकिन ये एनिमल के अंदर तो प्रेजेंट ही नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उन पॉइंट को जो भाई प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है 100% कि, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दूसरे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मेरे से खुद ही नहीं रुका जाता भाई, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना बार बार, जो मैंने देखे हैं, तो मतलब वो बार बार रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, सेलुलोज से बनी हुई है, सेलुलोज हेमी सेलुलोज से। ठीक है, ये है कोशिका को शक्ति प्रदान करती है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये सेम बात है। पौधों में, हाँ ये देखो, अब ये इम्पोर्टेंट है कि भाई पौधों में, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होगी, प्लांट्स के अंदर जो कोशिका भित्ति होगी, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो बनी होगी वो किसकी? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की। बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होगी? पैक्टिन की। हिंदी में यहाँ सब कुछ लिख रखा है, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम, क्लासेज लंबी हो रही हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। बैक्टीरिया के अंदर बनी होती है पैक्टिन की, पेप्टिडोग्लाइकोन की। ठीक है, और दूसरा जैसे मैंने बताया प्लांट की सेल है तो उसके बाहर क्या होगा? ठीक है, सेल वॉल होगी, मान लो ये सेल वॉल होगी। ऐसे मान लो मैं बोल दूँ कि भाई कोई बैक्टीरिया की सेल, ये एक बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया की सेल है तो उसके बाहर क्या? सेल मेम्ब्रेन है, मान लो ये, और इसके बाहर ही क्या होगी? 100% सेल वॉल होगी, क्योंकि जब मैं ये बता रहा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पैक्टिन की। बैक्टीरिया की सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पैक्टिन की, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। ठीक है, तो जब 100% होगी इसका मतलब सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल, इसके अंदर प्लांट के अंदर तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। तो एक और इंटरेस्टिंग बात, सेल वॉल के बाहर भी इसके अंदर क्या होती है? बैक्टीरिया के अंदर एक कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकोलेक्स। ग्लाइकोकोलेक्स, ग्लाइकोकोलेक्स, स्लाइम लेयर, बिल्कुल स्लिम होती है, बिल्कुल चिकनी होती है, कोशिकी की एक लेयर होती है बैक्टीरिया के अंदर, उसी को दे रखा है यहाँ पे ग्लाइकोकोलेक्स। आगे इसने थोड़ा अंतर दिखाने की कोशिश की है कि भाई एनिमल की सेल ऐसी होती है, प्लांट की सेल, एनिमल की कोशिका और प्लांट की कोशिका। तो अब मैं तुमसे पूछूं दोनों में से डिफरेंस बताओ, तो आपको अचानक एकदम से बोलना चाहिए कि भाई दोनों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तो होगी, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली तो 100% होगी दोनों के अंदर, क्योंकि वो तो प्लांट सेल के अंदर भी होती है, पौधों में भी होती है और पशुओं में भी होती है। लेकिन मैं बोलूँ सेल वॉल, तो बस आपको प्लांट देखना है। ठीक है, गलती से भी एनिमल में मत बोल देना सेल वॉल होती है। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये चैप्टर का। ठीक है, कि भाई सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, ठीक है, कहीं ऑप्शन में 4 पॉइंट देगा। ठीक है, नीचे लिख देगा ऑल और करेक्ट। ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, और उसमें लिख देगा एनिमल,
एनिमल हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, आपको ये करेक्ट लगेगा। एनिमल के पास तो सेल वॉल हो ही नहीं सकती भाई, बिल्कुल भी नहीं हो, है ही नहीं, मतलब सेलुलोज क्या किसी भी चीज़ की है ही नहीं। absent है सेल वॉल। कोशिका भित्ति पशुओं के अंदर absent होती है, केवल पौधों, बाकी सब ये मान लो बाकी सब में होती है, लेकिन पशुओं के अंदर नहीं होती। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये एनिमल सेल दिख रही क्या है यहाँ पे, कहीं सेल वॉल दिख रही है? नहीं दिख रही। देखिए हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की, ठीक है, तो ये इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, लेकिन अगर सेलुलोज सेल वॉल, सेलुलोज की सेल वॉल देखो, केवल इधर निशान है, इधर कोई निशान नहीं है। गलती से भी मत लगा देना, क्योंकि इधर ये सेल वॉल है ही नहीं। बस ये पॉइंट ध्यान रख लेना, और इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ट वार्ट की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगली जो बात की वो इसने डिफरेंस दे दिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। और इसमें देखना, अब 5-6 पॉइंट हैं, सारे पॉइंट वही मिलेंगे जो हम अब तक पढ़ चुके। ये जो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कोशिका भित्ति। मतलब भाई इंग्लिश वालों के लिए भी तो लिखना पड़ेगा ना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की, इन दोनों में डिफरेंस, या फिर इसी को बोल दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो आप इन पॉइंट को देखो ही मत क्या लिख रखे हैं, आप खुद सोचो एक बार क्या क्या हो सकते हैं। भाई मैं खुद सोचूंगा, मैं उधर देख ही नहीं रहा, और न मेरे को, बस मेरे को वो पता है जो मैंने अब तक यहाँ पे पढ़ाया आपको। ठीक है, तो मैंने अब तक पढ़ा है कि भाई ये होती है लिविंग, मतलब ये सजीव होती है। ठीक है, और ये होती है भाई नॉन लिविंग, मतलब ये डेड होती है। ठीक है, निर्जीव होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी है, लेकिन खुद से सोचो कि क्या मैंने ये आपको बताई हैं अब तक या नहीं बताई हैं। सेल मेम्ब्रेन ये भाई प्लांट्स में भी होती है, और ये एनिमल्स में भी होती है। बिल्कुल भाई, ये भी बात बता चुका। सेल वॉल भाई ये केवल प्लांट्स में होती है, लेकिन ये एनिमल्स में नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी बात होगी। दूसरी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पहले बताया था ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को अंदर, ये नहीं कि कोई भी सब्सटेंस अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये केवल मतलब फूड को और ऑक्सीजन को, मतलब इम्पोर्टेंट केवल जो नेसेसरी, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल है। ठीक है, लेकिन ये क्या होगी? नॉन परमिएबल, मतलब ये किसी भी चीज़ को अंदर नहीं घुसने देगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई जब ये किसी भी चीज़ को घुसने नहीं देगी, तो ये सेल मेम्ब्रेन तो अंदर होती है, मतलब कोशिका झिल्ली अंदर होती है, कोशिका भित्ति बाहर होती है। तो जब कोशिका, आप बोल रहे कि कोशिका भित्ति किसी चीज़ को अंदर ही घुसने नहीं देती, तो कोशिका झिल्ली कैसे किसी चीज़ को पास करती है? वो खाना वगैरह उसको कैसे मिलता है? तो ये बात सुनो, ये कोई भी सेल है, मान लो ये प्लांट सेल है। ठीक है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, और ये है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के अंदर क्या होते हैं? ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, अपने अंदर तो होती ही नहीं ना, अपने अंदर तो सेल वॉल कोशिका भित्ति होती ही नहीं। ये किसकी सेल है? प्लांट की। बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि भाई आपको क्लास में ही, ठीक है, क्लास के बाहर जाने के बाद आपको क्लास लंबी लग सकती है। बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भाई एक क्लास में कंप्लीट करा दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता भाई। सच्चाई फिर वही है कि भाई वो आपको केवल धोखा देने की बात है। ठीक है, वो टाइम पास करने की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बात की जाए, अब सेल वॉल की बात की थी, अब देखो अब एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति मतलब किसकी बात कर रहा? सेल वॉल की, केवल पौधों में पाई जाती है। भाई ये बता तो दिया। कोशिका भित्ति कठोर हार्ड होती है, बता तो चुका। कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स किसकी बनेगी? सेलुलोज हेमी सेलुलोज की, बता तो चुका। कोशिका भित्ति चयनात्मक रूप से परागमय में नहीं होती है, बता तो चुका कि भाई ये तो सेलेक्टिव परमिएबल होती है, किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करती अंदर घुसने के लिए। पौधे की कोशिका मिश्री आमतौर पर मृत होती है, बता तो चुका कि भाई हार्ड होती है, डेड होती है बिल्कुल। कोशिका भित्ति बाहरी वातावरण से सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है, ये तो दोनों ही करते हैं, ये भी करती है, ये भी करती है। ये पॉइंट इसके अंदर भी मिलेगा कि भाई ये सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली पौधों और जानवरों दोनों में पाई जाती है, बता तो चुका कि प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली मुलायम होती है और प्रकृति में जैसी जैसी प्रतीत होती है, सही बात है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन लिपो, ये बता तो चुका कि प्रोटीन लिपिड और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली सिलेक्टिव परमिएबल होती है। वो सारी चीज़ें लिखी हैं भैया, लिविंग होती है, सजीव होती है, बता तो चुका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे अपनी। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। ठीक है, बस सबसे इम्पोर्टेंट देखो, अब हमने जो भी चीज़ें पढ़ी ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है बस ये है कि भाई इनमें जो अंतर है मैंने बताया ना, ये एक बार क्लास पीछे करके भाई ये आपको पता होने चाहिए
ये सारे जो पॉइंट है ना, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए कि भाई सेल वॉल कोशिका भित्ति कैसी होती है और कोशिका झिल्ली कैसी होती है। अगली जो हम बात करते हैं, वो किसी भी सेल की बात की थी, ठीक है। स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का नाम आ गया था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। मैं तब बोल रहा था कि गलती से बीच में आ गया ये, क्योंकि डिटेल में अब बाद में पढ़ेंगे ना। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? नाभिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। न्यूक्लियस सेल के अंदर जो सेंटर में केंद्र में होता है ना, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इसी को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल, मतलब कोशिका का दिमाग कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, विभिन्न मांसों गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सही बात है। दूसरी बात की जाए, ये सेलुलर घटक है, इंग्लिश वाले ध्यान रहो, ये एक सेल ऑर्गेनेली है, यानी कि एक सेल का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे बड़ा है, ये बिल्कुल मध्य में स्थित है, ठीक है। यही चीज़ें सारी यहाँ पे लिख रखी हैं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जब भी हम किसी भी सेल की बात करेंगे, किसी भी सेल की बात करेंगे, उसके सेंटर में कौन होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये मान लो पूरा का पूरा कौन है? ये जो ग्रीन में दिख रहा ना, ये न्यूक्लियस है भाई, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। एक मिनट रुको। अब है ना, अब हम एक किसी भी नॉर्मल सेल की है ना स्ट्रक्चर बना के ऐसे थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। ये मान लो एक एनिमल सेल है, पशु की सेल है, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स, मानव, हम भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये बताओ यहाँ पे क्या नहीं हो सकता? तो जैसे ही मैं एनिमल बोलूँ ना, तुरंत आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पे सेल वॉल तो हो ही नहीं सकती। बस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकती, सेल वॉल तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये क्या होगी मतलब? तो ये क्या होगी? ये होगी कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली होगी, प्लाज्मा झिल्ली होगी, जो ये रेड में दिख रही है। और ये सारा का सारा क्या होगा? ये सारा का सारा होगा न्यूक्लियस, ठीक है। ये जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, वैसे इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है एक। क्या? न्यूक्लियोलस, ठीक है। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वैसे ही इस न्यूक्लियस के अंदर चल के और अंदर की तरफ ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो होता है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म। और जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मान लो ये न्यूक्लियस है पूरा का पूरा, इस न्यूक्लियस के बाहर जो जैसे कोई सेल होगी, ये सेल के बाहर कवर है, इसको हम बोलते हैं कोशिका की झिल्ली। वैसे ही इस न्यूक्लियस के बाहर जो ये कवरिंग है ना, ये वाली जो कवरिंग है, ये वाली जो कवरिंग है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, केंद्रक आवरक, केंद्रक आवरक बोलते हैं भाई इसको, केंद्रक आवरक, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये जैसे कल भी मैं सेल के अंदर बता रहा था ना, ये न्यूक्लियस है, तो ये वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म है। अब हम इसके भी अंदर घुस चुके, यहाँ कोई न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और इस न्यूक्लियस की लेयर के बीच और न्यूक्लियोलस की लेयर के बीच में जो रीजन है ना, ठीक है, जो ये रीजन है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य और न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। अब ये देखना, जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य है, और जो ये न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर जो एनवलप है, ये दोनों के दोनों मिलके, मतलब ये दोनों के दोनों किसके अंदर आ रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। भाई ये पूरी एक सेल थी, इस पूरी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिल गया? ये क्या वो था? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या था? न्यूक्लियोलस, ठीक है। जैसे इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के बीच में क्या था? ये वाला सारा रीजन, ये डॉटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य। वैसे ही इस न्यूक्लियोलस और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, केंद्रक द्रव्य, ये, ठीक है, ये
बाकी है ना, आज हम भाई क्योंकि रिवाइज किया तो क्लास थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है। कल बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और इस स्ट्रक्चर को है ना एक बार बिल्कुल दोबारा से देखेंगे बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। कि भाई कोशिका झिल्ली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लांट की अगर बात हो रही है तो सेल वाल कोशिका भित्ति क्या है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, क्योंकि आगे अब जो होगा ना इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, ठीक है।